हेलो, अब वॉइस आ रही है? बिल्कुल हुई थी विपिन। क्लास डेली हो रही है। चलिए, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। और लास्ट क्लास में जो था हमने पढ़ा था वो था डबली रेनफोर्स बीम के बारे में पढ़ा था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज फ्लेंज बीम। फ्लेंज बीम क्या होती है, कैसे उसका एनालिसिस होता है, वो सभी चीजें देखने वाले हैं। ओके, तो फ्लेंज बीम और अभी तक की जो बीम पढ़ी है उसमें क्या डिफरेंस होता है पहले तो मैं वो बताता हूं, उसके बाद अपन आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारा टॉपिक है फ्लेंज्ड बीम। अब फ्लेंज्ड बीम कहने का मतलब क्या हो जाता है, तो पहले जो हमने पढ़ा है उसके बारे में बात करते हैं। हमने जो पढ़ा है अभी तक वो बीम है ये, कौन सी? रेक्टेंगुलर बीम। हमने अभी तक जो पढ़ा है वो कौन सी है? रेक्टेंगुलर बीम है। ओके, फ्लेंज बीम क्या होती है उसको देखने के लिए पहले तो इसी रेक्टेंगुलर बीम को समझना होगा कि रेक्टेंगुलर बीम कहां है। ये इस तरह की एक आपके पास पर बीम है, ठीक है। यहां पर आपने लगा दिया, रिंग लगा दिया मान लीजिए। यहां कहीं पर इस तरह की रिंग लगी हुई है। ओके, दिस इज एक ये है आपके पास पर आरसीसी बीम। अब इस आरसीसी बीम को, जो रेक्टेंगुलर बीम आप लोगों ने पढ़ रखा है, ये प्रैक्टिकली कहां रहेगी? तो प्रैक्टिकली यदि अपन देखते हैं एक बिल्डिंग का ये है आरसीसी स्लैब, और इसी आरसीसी स्लैब में इसी स्ट्रक्चर के अंदर पर आपको ये देखने को मिलेगा। ये देखिए, अब ये जो आपको दिख रहा है यही बीम को मैंने वहां लगाया है। ये एक्चुअली देखा जाए तो दिस इज, ये जो मैंने बनाया था ब्लू मेंबर, दिस इज स्लैब, ये स्लैब था, ठीक है। और ये क्या है? रेक्टेंगुलर बीम। दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगुलर बीम, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर बीम है और आपके पास पर वो बना दी गई है किसके साथ पर? स्लैब के साथ। यदि स्लैब के साथ कास्ट कर दी जाएगी, यही रेक्टेंगुलर बीम को यदि स्लैब के साथ आप कास्ट कर दोगे तो ये पूरा सेक्शन, या यहां पर जब हम लोड लगाएंगे, एक्चुअली क्या होता है जब हम यहां पर लोड लगाते हैं, तो उस लोड को रेजिस्ट स्लैब भी करता है और रेक्टेंगुलर बीम भी करती है।
जब हम इस पर लोड लगाते हैं तो उस लोड को स्लैब भी रेजिस्ट करता है और बीम भी रेजिस्ट करती है। इस वजह से हम इसे फ्लेंज बीम बोलते हैं। अब फ्लेंज मतलब क्या होता है, फ्लेंज बीम मतलब क्या होता है? फ्लेंज बीम मतलब हम समझे दिस इज अ बीम और स्ट्रक्चर। फ्लेंज बीम यदि मैं बात करूं, फ्लेंज बीम किसे बोलते हैं? आप लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा है फ्लेंज बीम के बारे में? इसके बारे में बात करें तो दिस इज अ फ्लेंज बीम, इसे बोला जाता है फ्लेंज बीम। फ्लेंज बीम और भी टाइप की हो सकती है आई सेक्शन हो सकता है और जेड सेक्शन हो सकता है। जिस भी पार्ट में क्या मिले आपको, जिस भी पार्ट में आपको क्या मिले, फ्लेंज मिले एंड वेब मिले, आप उसे क्या कह सकते हैं? फ्लेंज बीम कह सकते हैं। सो दिस इज अ नॉर्मल रेक्टेंगुलर बीम, दिस इज अ फ्लेंज बीम। अब हमारे स्ट्रक्चर में फ्लेंज बीम कहां देखने को मिलती है? तो हमारे स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से यही बीम देखने को मिलती है। मतलब सर वही जो सिंगली और डबली की रेक्टेंगुलर बीम है वही की वही बीम है। ओके, मेरा तो सर वही रेक्टेंगुलर बीम है, उसी रेक्टेंगुलर बीम को आपने स्लैब के साथ लगा दिया। लगाया नहीं, हमेशा ही लगेगी स्लैब के साथ। जब आप स्लैब के साथ उसके एनालिसिस को समझने की कोशिश करते हैं तब उसे रेक्टेंगुलर बीम ना बोलकर फ्लेंज बीम बोलते हैं, क्योंकि जो बीम के साथ, अब एक्चुअली ये जो बीम रहती ना, वो बीम रहती यहां पर। तो अब इस रेक्टेंगुलर बीम के साथ जुड़ा हुआ पास वाला जो स्लैब रहता है, वो स्लैब भी रेजिस्टेंस ऑफर करना स्टार्ट करता है। वो स्लैब भी क्या करता है? रेजिस्टेंस ऑफर करना स्टार्ट करता है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं? इसी वजह से इस बीम को कहते हैं फ्लेंज बीम। ओके, तो सबसे पहले आपको इसका नाम समझ में आना चाहिए, इसका नाम फ्लेंज बीम क्यों है। एक्चुअली रेक्टेंगुलर बीम के अंदर के ही एनालिसिस के साथ आप बात करते हैं, ठीक है? तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं कि स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कहां कैसी चीजें दिखने को मिलेगी, ठीक है? देखेंगे, एक आप लेते हैं प्लान, एक स्ट्रक्चर का प्लान लेते हैं। कैसा है स्ट्रक्चर आपका? दिस इज योर स्ट्रक्चर, ठीक है? इसके प्लान को लिया आपने, ये बीम है, या बीम मैं इस तरह की बनाता हूं। ये है आपके पास पर एक स्ट्रक्चर, इसकी बीम्स वगैरह मैंने बनाया। इसमें कॉलम्स भी देखने को मिलेंगे आपको। कॉलम कुछ यहां पर है, ये मान लीजिए आपका क्लासरूम है कॉलेज में, यदि आप बैठे हैं तो ये आपका क्लासरूम है, या किसी शॉप में है आप जा रहे हैं तो वो शॉप है, ठीक है? ये किसी शॉप में एंटर कर रहे हैं, इधर कहीं से आपके पास पर डोर है और ये पूरा आपके पास सर मार्ट वगैरह बना हुआ है ना? कोई भी मार्ट ले लो, बिग बाजार ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है?
सो दिस इज दैट प्लेस। अब देखिए बीम किस डायरेक्शन में है। बीम तो सर इस तरफ पर है। इस तरफ पर बीम बनाया क्या मैंने? नहीं, नहीं बनाया। मीन्स ये क्या है? दिस इज स्लैब। ये क्या है? दिस इज स्लैब। ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? ये क्या है भाई? दिस इज बीम। ये बीम है, तो बीम वो कॉर्नर वाली भी बीम है, ठीक है। सो दिस इज योर प्लान, ठीक है। सो दिस इज प्लान ऑफ स्ट्रक्चर या प्लान ऑफ बिल्डिंग। स्ट्रक्चर में कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं प्लान ऑफ बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग का प्लान है, ठीक है। अब इसका मैंने लिया सेक्शन, इसका मैंने सेक्शन कट किया। सेक्शन ए। अब सेक्शन ए यदि मैं कट करता हूं तो कैसा देखने को मिलेगा? देखिएगा यहां पर, सो ये है, हमने सेक्शन ले लिया। सेक्शन में कॉलम नहीं दिखेंगे, सेक्शन में दिखेगी बीम और स्लैब। सो यहां पर यदि हम देखते हैं क्या है ये सेक्शन ए, तो यहां पर ये हमें देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है क्या? दिस इज व्हाट? स्लैब। एंड दिस इज बीम। क्लियर है यहां तक सभी को? सभी को क्लियर है यहां तक? बताएंगे। हाँ विपिन, इसमें स्लैब के साथ एनालिसिस करते हैं, कैसे करते हैं वो समझेंगे, ठीक है। अभी कहीं पर फ्लैंज बीम दिख रही है क्या? नहीं सर, अभी तो कहीं कुछ नहीं दिख रही है, अभी तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। अभी तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। सो ये प्लान था, ये उसका सेक्शन था, ठीक है। अब इसी सेक्शन को मैं 3D में बनाता हूं, है ना। इतनी मेहनत क्यों, इतनी जोहलत क्यों? इसीलिए ताकि आपको ना अंडरस्टैंडिंग हो, आपकी समझ बढ़े, आपको समझ में आए क्या पढ़ रहे हैं, वो कैसा दिखता है। क्योंकि फ्लैंज बीम पढ़ने के लिए तो क्या है, फ्लैंज बीम बड़ा आसान सा टॉपिक है, लेकिन पता ही नहीं है कहां पर दिखने को मिलेगा। टॉपिक पढ़ लिया लेकिन पता ही नहीं है कहां है ये स्ट्रक्चर के अंदर। ओके,
तो इसी का मैंने 3D व्यू बनाया। ये आपको बीम देखने को मिल रही है ना, और ऊपर पूरा का पूरा आपको क्या देखने को मिल रहा है, पूरा का पूरा क्या देखने को मिल रहा है आपको, सर स्लैब देखने को मिल रहा है स्लैब, हाँ सर देखने को मिल रहा है। चलो भाई स्लैब मिल रहा है, तो इसी बीम को यदि टॉप से देखूं तो टॉप से जब मैं कंस्ट्रक्शन करने वाला रहूंगा तो मेरे को बीम दिखेगी। यह है पोजीशन ऑफ बीम। दिस इज द पोजीशन ऑफ बीम। ठीक है, तो यही जो बीम थी आपके पास पर टॉप से दिख रही है, वो टॉप से वो भी दिख रही है, और सेक्शन था वो सेक्शन भी दिख रहा है। क्लियर है बात सभी को? ओके ठीक है सर, क्लियर है। इसे क्या बोलेंगे, दिस पार्ट इज स्लैब, और बाकी सभी क्या है, बीम है। ठीक है, अभी क्लियरली दिख रहा है। अब क्या होता है प्रैक्टिकली उसको थोड़ा समझते हैं, फिर एनालिसिस क्या होता है उसको समझते हैं। इस स्ट्रक्चर के ऊपर लोड तो लगेगा, हाँ सर बिल्कुल लगेगा। लोड कैसा लगेगा भाई इस स्ट्रक्चर के ऊपर, सर ये लग रहा है लोड, ये लग गया आपका लोड, लग गया क्या लोड, हाँ सर ये लोड लग गया। इसी लोड को यहां लगाते हैं तो, इसी लोड को यहां पर लगाते हैं तो ये लग गया लोड इसी स्ट्रक्चर के ऊपर पर। ये लग गया स्ट्रक्चर के ऊपर पर लोड। लेकिन अब हम जो एनालिसिस कर रहे हैं, हम एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये जो स्लैब जो दिख रहा है आपको, स्लैब दिख रहा है सभी को, स्लैब स्क्वायर शेप का दिख रहा है या हाईली रेक्टेंगुलर दिख रहा है, हाँ जी बताइए। स्लैब जो है वो हाईली रेक्टेंगुलर दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, ये वाला रेक्टेंगुलर दिख रहा है सर, सीधी सी बात है। इफ इट इज रेक्टेंगुलर, हाईली रेक्टेंगुलर, और इसका Ly to Lx रेशियो जो है वो आपके पास पर ग्रेटर देन 2 रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। दैट्स वाई हम इस तरह के स्लैब को कंसिडर करते हैं वन वे स्लैब। कौन सा स्लैब, कौन सा स्लैब, वन वे। सर क्या होता है वन वे, आगे बताऊंगा। कौन सा स्लैब कंसिडर करते हैं, वन वे स्लैब। अब वन वे स्लैब के अंदर अभी फिलहाल के लिए जानने के लिए इतना जाने कि वन वे स्लैब में जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, इधर इधर होगा या इधर इधर होगा। टू वे स्लैब में इधर भी होता है इधर भी होता है, वन वे स्लैब में एक डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वन वे स्लैब में यदि एक डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मतलब जो लोड रहेगा वो कैसे ट्रांसमिट होता है स्ट्रक्चर पर। लोड स्ट्रक्चर पर आएगा कहां से, आपसे आएगा या स्ट्रक्चर का डेड लोड रहेगा। तो स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट और आप दोनों मिलकर उस स्ट्रक्चर पर लोड लगाते हैं। जो ग्रेविटी लोड होता है वो आप लगाते हैं स्लैब पर, स्लैब उसे ट्रांसमिट करता है बीम को, और बीम में आती है बेंडिंग मूवमेंट। फिर बीम बेंडिंग मूवमेंट आने के बाद उसे ट्रांसफर करती है कॉलम को, कॉलम में आता है एक्सियल कंप्रेशन एंड बेंडिंग मूवमेंट। कॉलम उसे ट्रांसफर करते हैं फुटिंग को, और फुटिंग में आता है एक्सियल कंप्रेशन एंड बेंडिंग। और जब आपके पास सर फुटिंग ट्रांसमिट कर देती है इसे सॉइल को, तो सॉइल पे आता है स्ट्रेस, क्योंकि वो एरिया लोडिंग के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो वहां एक्सियल स्ट्रेस नहीं आता, वहां बेंडिंग नहीं आती, वहां पर आता है एरिया लोडिंग या एरिया स्ट्रेस जैसे आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से लोड ट्रांसमिट होता है। तो जब लोड ट्रांसमिट हो रहा है तो बीम से लोड ट्रांसमिट होगा किसमें, आपके सॉरी स्लैब से लोड ट्रांसमिट होगा आपके बीम पर। तो स्लैब से बीम पर लोड कैसे ट्रांसमिट हो रहा है उसे देखिए। ये हमने हाफ पार्ट में से डिवाइड किया। सर क्यों कर रहे हैं हाफ पार्ट में डिवाइड, क्योंकि ये वन वे स्लैब की तरह बिहेव करेगा, और वन वे स्लैब की तरह बिहेव करेगा तो इसका लोड जो रहेगा वो बोथ साइड पर आपके पास पर ट्रांसमिट होगा। सर कैसे ट्रांसमिट होगा बोथ साइड पर, वही चीज बना देता हूं मैं कुछ इस तरह से।
कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से लोड ट्रांसमिट हो रहा है। सेम यहां पर देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा जो लोडिंग है वो आपके पास पर जो इंटरमीडिएट बीम है उन पर आएगा। क्लियर है? इस तरह से लोड जो है आपके पास पर ट्रांसमिट हो रहा है, हाफ इस डायरेक्शन में हाफ उस डायरेक्शन में। सर इस तरफ क्यों नहीं हो रहा, इधर और उस तरफ पर? उधर बीम ही नहीं है ना बाबा, ट्रांसमिट तो होगा लोड, किसको होगा? बीम को होगा। बीम ही नहीं है तो किस पर होगा ट्रांसमिट? नहीं सर वो हो रहा है, कोई है नहीं उधर पर कैरी करने के लिए। अरे स्ट्रक्चर में लोड ट्रांसमिट होता है थ्रू रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट जिस डायरेक्शन में लगाए जाएंगे, रेनफोर्समेंट कैरी करेंगे आपके पास पर लोडिंग को और स्ट्रेसेस को ले जाकर कनेक्टिंग मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब है ही नहीं ना इस डायरेक्शन में, सर रेनफोर्समेंट नहीं है क्या? नहीं, रेनफोर्समेंट जिनको कनेक्ट करेंगे वो मेंबर ही नहीं है, बीम ही नहीं है, इस वजह से। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट, यदि मैं बात करता हूं लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यदि लोड का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो रहा है, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन यदि ऐसे हो रहा है तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यदि लोड का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो रहा है तो मैं यहां पर बना रहा हूं, देखेंगे कैसा होगा। मींस ये जो बीम है इंटरमीडिएट बीम, कौन सी इंटरमीडिएट बीम है पता है ना सभी को? हाँ सर ये दोनों इंटरमीडिएट है और ये दोनों जो कॉर्नर वाली है उनको एंड बीम बोल सकते हैं। अब इस इंटरमीडिएट बीम पर लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हो रहा है कुछ इस तरह से। कौन सी बीम है? ये वाली, इसका नाम रख देता हूं मैं बी बीम। बी बीम पर लोड का डिस्ट्रीब्यूशन यहां से यहां तक। समझ आया लोड कितने एरिया पर लग रहा है, कितने जोन पर लग रहा है? इसको थोड़ा और पीछे बनाता हूं। और इधर पे बनाता हूं। समझ आ रहा है? इस तरह से लोड इस बीम पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बगल वाली बीम पर देखते हैं अपन। ये वाली बीम पर जो बाकी का लोड है वो इतना लोड इस पर जा रहा है। ये इस पर जा रहा है। सर एंड वाली पर तो बहुत कम ही लोड आ रहा है। इतना ही जा रहा है। क्लियर है? तो सभी को लोड डिस्ट्रीब्यूशन समझ आया? सभी को लोड डिस्ट्रीब्यूशन समझ आया? देवकरण LX बाय LY नहीं होता है, LY बाय LX होता है। तो ये आपको लोडिंग डिस्ट्रीब्यूशन समझ आया। अब लोडिंग डिस्ट्रीब्यूशन समझ आया तो यहां पर जो आपके पास पर बीम थी, कौन कौन सी बीम थी सर? ABCD, इस बीम थी। एक काम करते, किसी एक इंडिविजुअल बीम को स्टडी करते। तो हमने कहा कि सर बी और सी बीम जो है इस पे ज्यादा लोडिंग लग रही है तो आप उसको स्टडी कर लो। हाफ लोडिंग इसी की हाफ ए और डी में लग रही है, ए और डी में बी और सी का हाफ ही लोडिंग लग रही है, तो सर इसको कर लो आप डिस्कस, क्योंकि यदि ये सेफ तो वो भी सेफ। मैंने कहा ठीक है भाई कर लेता हूं। तो मैंने यहां से सिर्फ बी बीम को लेकर गया। ठीक है, बी बीम को समझते हैं।
अब बी बीम पर लोडिंग कितनी है? सर बी बीम तो इतनी सी है, लेकिन उसका लोडिंग स्पान सहित बना रहा हूं मैं उसे। ये लगा हुआ है लोडिंग, दोनों तरफ से आया हुआ है, ठीक है। ये पार्ट क्या है आपका? दिस इज स्लैब, और ये पार्ट क्या है आपके पास पर? बीम। हमने बनाया तो क्या था? देखिए हमने बनाया क्या था? रेक्टेंगुलर बीम और स्लैब को साथ में बनाया था, और कुछ नहीं किया था। हमने ऐसा टी शेप बनाया है क्या? जान करके टी शेप बनाया है? बताइए, क्या हमने टी शेप बनाया है? यस और नो? नहीं सर, टी शेप नहीं बनाया। आप तो सर वो एनालिसिस करने के लिए ले रहे हो कि बी बीम के कितने जोन पर लोड लग रहा है, तो इस वजह से बी बीम के कितने जोन पर लोड लग रहा है, तो उसकी वजह से आपने क्या किया? आपने कहा इतने जोन पर लोड लग रहा है, तो आपने इतने जोन को स्टडी के लिए ले लिया। इतने जोन पर लोड लग रहा है तो आपने इतने जोन को स्टडी के लिए ले लिया, ओके। और ये पार्ट इस रेक्टेंगुलर बीम से अटैच है, तो रेक्टेंगुलर बीम भी उसी के साथ आ गई, क्योंकि आप समझना चाह रहे हैं कि लोड का बिहेवियर कैसा हुआ। सो इसीलिए मैंने उस पार्ट को निकाला जिस पार्ट पर लोडिंग लग रहा है। मैंने कोई टी शेप या एल शेप या आई शेप ऐसा कुछ लिया नहीं है, ठीक है। दिस इज द पार्ट, यह है बीम, ठीक है। अब इस बीम के अंदर, इसी बीम को यदि मैं समझू, इसी बीम को यदि मैं समझूं तो क्या समझूंगा भाई? ये दिख रहा है आपको? दिस इज अ रेक्टेंगुलर बीम। सभी को विजिबल है ये वाला पार्ट? ओके, सभी को विजिबल है? सो दिस इज अ रेक्टेंगुलर बीम। तो एक्चुअली वहां रेक्टेंगुलर बीम है, एक्चुअली वहां पर रेक्टेंगुलर बीम है ही भाई, और ये लग रहा है लोडिंग, ये लग रहा है लोडिंग। तो ये तो मैंने बीम और स्लैब बता दिया। अब उस बीम के अंदर के पार्ट को बताया कि बीम के अंदर बीम तो डिजाइन हो चुकी है सर, वो तो रेक्टेंगुलर बीम, उसके अंदर पर इस तरह से सरिया लगेगा। अब ये स्लैब जो है उसके साथ अटैच है, और जब भी आप लोड लगाओगे तो स्लैब पर लोड आएगा, और स्लैब किस में ट्रांसमिट करेगा? बीम में। लेकिन बीम यदि फेल होती है, क्या होती है? बीम फेल होती है, तो क्या होगा? स्लैब ऑफर करेगा रेजिस्टेंस। स्लैब कहेगा अरे भाई तुम भी टूटोगे तो मैं भी टूटूंगा, क्योंकि दोनों की कास्टिंग एक साथ हुई है, दोनों के अंदर पर कंक्रीट एक साथ डाला गया है। मोनोलिथिकल कंस्ट्रक्शन कहते हैं इसे। यदि मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन हुआ है तो बिहेवियर भी मोनोलिथिक होगा। एक साथ यदि उसके अंदर कास्टिंग हुई है तो बिहेवियर भी एक साथ ही देखने को मिलेगा, ऐसा हमें पता चला है। दैट्स वाई हमने कहा कि तुम दोनों जब एक साथ बने हो तो एक साथ बिहेव क्यों नहीं कर सकते हो? जब बीम फेल होगी तो तुम भी फेल कहलाओगे। उन्होंने कहा हाँ सर। तो जब बीम फेल हो रही तो तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें रेजिस्टेंस देना था। बोले सर बीम ने मांगा ही नहीं। मांगा क्या नहीं? हमें एनालिसिस कर देखते कैसे नहीं दोगे आप। तो वो एनालिसिस में रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। देखते हैं कैसे।
तो ये है वही रेक्टेंगुलर बीम और स्लैब का पार्ट जिसको मैंने 3D में बना दिया है। दिख रहा है आपको? स्लैब का पार्ट दिख रहा है, बीम का पार्ट दिख रहा है सभी को? सर ये स्लैब है और नीचे वाला बीम है, ठीक है, ये दिख रहा है। अब क्या हुआ? अब इस स्लैब का हुआ लोडिंग लगा ना स्लैब पर, यही जो लोड था आपके पास पर, इस स्लैब पर क्या हुआ? यही लोडिंग लगा, जिसको मैंने इधर भी दिखा रखा है, यही लोडिंग लगा। जब ये लोडिंग लगेगा तो बीम बेंड करेगी या नहीं करेगी? अरे भाई, बीम पर लोडिंग लगाओगे तो बीम बेंड करेगी नहीं करेगी, बताइए? लोडिंग ऐसा भी लगा है, लोडिंग को आप ऐसा भी समझे, मैंने विजिबल पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया है, लेकिन देखा जाएगा तो बीम जो है वो ऐसी है और इस पर जो लोडिंग लग रही है, बीम इस तरह की है और इस पर जो लोडिंग लग रही है वो इस तरह से लग रही है, और ये बीम कुछ ऐसी भी है। इस तरह की कुछ इस तरह का पार्ट है, और अभी जो मैं जिस तरह डायरेक्शन से बात कर रहा हूं वो ये है, ये जो ग्रीन कलर से बनाया मैंने, अभी मैं उस डायरेक्शन में बात कर रहा हूं। क्लियर है? लेकिन एक्चुअली बीम पर लोडिंग ऐसी लगेगी तभी ये बीम क्या करेगी? बेंड करेगी। जब इस बीम पर लोडिंग लगी, इस बीम पर, तो बीम कैसे बेंड करेगी पता है आपको? इस तरह से बेंड करेगी। तो इसी का व्यू इधर पर दिखा रहा हूं मैं, इस जगह पर। ये जब बीम बेंड करेगी तो कुछ इस तरह से बेंड करेगी। कुछ इस तरह से ये बीम जो है आपको इस तरह से ऐसा बेंड होते हुए दिखती है। क्लियर है? तो इस तरह से बीम क्या कर रही है? बेंड। जब ये बीम इस तरह से बेंड कर रही है तो क्रॉस सेक्शन को देखें आप। किसको देखें? क्रॉस सेक्शन को। ये जोन किस में आ रहा है? ये पूरे जोन की बात करें, टेंशन में आ रहा है, कंप्रेशन में आ रहा है, और नीचे वाला जोन जो है ये किस में आ रहा है? आज बताएंगे। जो ग्रीन जोन है, ग्रीन जोन जो है वो किस में आ रहा है? ग्रीन जोन जो किस में आ रहा है? दैट इज कंप्रेशन। और रेड जोन है, वो जो पिंक जोन है, दैट इज इन टेंशन। तो एक कंप्रेशन और टेंशन, ये तो सर पहले भी पता था हमें। अच्छा, पता था क्या? हाँ सर, पहले ही पता था हमें। सर ये होती है न्यूट्रल एक्सिस, और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या होगा? कंप्रेशन, और नीचे क्या होगा? टेंशन। यदि लोडिंग इस फेस से लगी है तो हम बोलेंगे हियर कंप्रेशन, हियर टेंशन। ठीक है? हाँ सर, समझ आया। अब बताइए, स्लैब का पार्ट तो इतना ही है, स्लैब का पार्ट तो इतना ही है। अब मैं जिसको डार्क कलर से कर रहा हूं, जिसको ग्रीन डार्क कर रहा हूं, देखेंगे इसको डबल शेडेड कर रहा हूं मैं, इतना पार्ट। ये कौन सा पार्ट है? ये ग्रीन वाला जो पार्ट है, यदि एलिमेंट वाइज यदि बात करें, बिल्डिंग एलिमेंट वाइज यदि बात करें, तो वो स्लैब है या बीम है?
ये जो ग्रीन कलर का जो ज्यादा शेडेड किया हुआ वाला पार्ट है वो कौन सा है? वो बीम है या स्लैब है? सर वो बीम है। ठीक है, ठीक है। और बगल वाला पार्ट क्या है? स्लैब है। ठीक है, तो इसे देखकर यह कहा जा सकता है कि सर स्लैब कंप्रेशन में है, बीम तो है ही है। बीम तो सर पहले भी रहती थी, जो हमने रेक्टेंगुलर बीम पढ़ा था, रेक्टेंगुलर बीम का जो टॉप वाला पार्ट रहता था वो तो कंप्रेशन में रहता था और बॉटम वाला पार्ट टेंशन में रहता था। अबव द न्यूट्रल एक्सिस कंप्रेशन, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस टेंशन, ये वहां भी रहता था। लेकिन यहां पर एक एडिशनल चीज मिल रही है। क्या मिल रही है भाई? सर यहां पर स्लैब जो है ना वो भी कंप्रेशन में है। मतलब स्लैब में भी क्या आ रहा है? सर कंप्रेशन आ रहा है। तो सर यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि स्लैब रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। स्लैब क्या करेगा? रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। आ रही है बात समझ में सभी को? क्यों करेगा? क्योंकि मटेरियल में स्ट्रेन आ रहा है तो मटेरियल स्ट्रेस ऑफर करेगा। तो सर मेरा सोचना ऐसा है, कैसा सोचना है सर? जब ये मटेरियल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो कंसीडर करो ना, करो इसको कंसीडर कि भैया तुमने कितना रेजिस्टेंस ऑफर किया। सर भले 2 मेगा पास्कल क्यों ना करे स्ट्रेस वो आपको दे लो, उससे क्या होगा? बेनिफिट मिलेगा। मटेरियल बिल्डिंग में लगा है, हम उसका बेनिफिट ही नहीं ले रहे थे अभी तक, अब तो ले सकते हैं, अब तो पता चल गया। आई बात समझ में नहीं आई? बताइए। सभी को तो सभी को यह समझ आया फ्लेंज बीम होती कहां है? क्या इसे डेडिकेटली टी शेप या आई शेप या एल शेप बना रहे हैं आरसीसी के अंदर पर, आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर पर? अभी तक की जानकारी के हिसाब से आप कहेंगे नहीं। अभी तक की जानकारी के हिसाब से कहेंगे नहीं, हम इसे डेडिकेशन से नहीं बनाते, ये तो सिर्फ एनालिसिस के लिए, समझने के लिए इस शेप को कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये वही शेप है जिसके ऊपर लोडिंग लग रहा है। क्लियर है? तो ये था अपने पास पर टी बीम या आई बीम या एल बीम, जो भी दिखेगी उस तरह से दिखेगी। ठीक है सभी को? अब मैं बात करता हूं डबली रेनफोर्स बीम के बारे में। डबली रेनफोर्स बीम के बारे में बात कर चुके हैं सर, अब क्यों कर रहे हैं? एक बार करते हैं ना, थोड़ा समझते हैं ना। ठीक है सर, समझने की कोशिश करें आप। देखिएगा, डबली बीम के बारे में बात करता हूं। ऐसा पढ़ा था अपने डबली बीम, ठीक है? याद है सभी को? बहुत जल्दी से क्विक रिवीजन दे रहा हूं मैं। ये थी न्यूट्रल एक्सिस। हमने सबसे पहले क्या किया? ये तो रिजल्टेंट है, ये तो डबली रेनफोर्स बीम है। दिस इज अ डबली रेनफोर्स बीम। ओके, और ये था आपके पास पर कौन सा सेक्शन? सर ये बैलेंस सेक्शन। और ये कौन सा सेक्शन था? सर ये एडिशनल सेक्शन था। ठीक है, हमने कंप्रेशन से पूछा कौन रेजिस्टेंस देगा? कंक्रीट ने कहा हम देंगे। बॉटम से हमेशा कौन देता आया है? स्टील देता आया। टेंशन में हमेशा स्टील देता आया। लेकिन जब हमें और रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ी तो कंक्रीट के पास तो अवेलेबल था नहीं, कंक्रीट एग्जॉस्ट हो चुका है। कहाँ का? इस बीम का कंक्रीट तो हो चुका है एग्जॉस्ट। तो हमने क्या किया? यहां पर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमने क्या लगा दिया? यहां पर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या लगा दिया? स्टील लगा दिया। बॉटम में तो स्टील लगेगा ही। कितनी मूवमेंट के लिए? कितनी मूवमेंट के लिए? एडिशनल। मान लीजिए
200 का मूवमेंट झेलना है इस बीम को, और ये झेल रहा है सिर्फ 120 का, 120 का कंक्रीट और 120 का स्टील। तो यहां का स्टील टॉप का और बॉटम का दोनों कितना रोकेगा? 80 का। क्लियर है? ये कंसेप्ट तो क्लियर है सभी को? ये कंसेप्ट क्लियर है ना सभी को? ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है। अब देखते हैं टी बीम को। टी बीम में क्या है, या जो फ्लेंज बीम है उसमें क्या है? अब इसको देखें, सेम उसी को बना रहा हूं। क्या हुआ? दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, टॉप का पोर्शन कंप्रेशन में, बॉटम का पोर्शन टेंशन में। ठीक है, अब जैसे ही लोड आएगा, जैसे ही लोड आएगा हम किससे पूछेंगे? जैसे ही लोड आएगा हम यहां के कंक्रीट से पूछेंगे। क्या पूछेंगे भाई? रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हो क्या? उसने कहा हाँ कर रहा हूं ना। तो बीम का कंक्रीट कहां का है? बीम का कंक्रीट, ये बीम का है। बीम के कंक्रीट से हमने कहा रेजिस्टेंस ऑफर करोगे? उन्होंने कहा ठीक है कर दूंगा। मैंने कहा कितना करोगे? बोले 120। मैंने कहा करना तो 200 है, करना तो 200 है। उसने कहा भाई मैं 200 ही कर पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। स्टील भी मैंने किसके हिसाब से लगा दिया? बॉटम में स्टील भी किसके हिसाब से लगा दिया? 120। फिर मैंने कहा अब क्या करें? इस पोर्शन ने तो रेजिस्टेंस दे दिया जितना देना था। अब हमने इनसे कहा जो बगल में थे, कौन है बगल में? सर स्लैब है। यहां पर था बगल में कोई? सर नहीं था। बगल में कोई था क्या? सर नहीं था। हमने इनसे पूछा रेजिस्टेंस दोगे क्या? उन्होंने कहा हाँ मैं दूंगा। तो हमने कहा अरे वाह बढ़िया हो गया। कंप्रेशन में स्टील लगाने की जगह, कंप्रेशन में स्टील लगाने की जगह कौन दे देगा रेजिस्टेंस? कंक्रीट ही दे देगा। अरे कंक्रीट तो पहले ही लगाया जा चुका था, कंक्रीट तो पहले ही लगाया जा चुका था कंस्ट्रक्शन के टाइम पर। तो यहां का कंक्रीट क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस किसमें? कंप्रेशन में, क्योंकि टॉप का जोन किसमें? कंप्रेशन। बॉटम में है टेंशन। बॉटम में तो हमेशा कौन देगा? स्टील। बॉटम मतलब टेंशन में हमेशा कौन रेजिस्टेंस देगा? स्टील। कंप्रेशन में भी कौन देता है? स्टील। लेकिन कंप्रेशन में क्या अवेलेबल है? स्लैब का कंक्रीट। तो हमने स्लैब के कंक्रीट को सोचा यूटिलाइज कर लिया जाए, पैसे बच जाएंगे। आई बात नहीं आई समझ में? बताएंगे, बताइए समझ आया नहीं आया? जल्दी बताएं। यस सर आ गया, यस सर आ गया। अब थोड़ा ध्यान से समझो, क्योंकि समझदार हो आप तो समझ सकते हो। मैंने कहा यहां पर तो लिख दिया था मैंने। सर क्या लिख दिया था आपने? मैंने लिखा था 200 का करना है, 120 यहां का कंक्रीट कर रहा है, तो स्टील तो अपनी मर्जी से लगाना ही है। तो स्टील को बोला चलो बाकी बचा वाला तुम रोको 80, बाकी बचा वाला 80 तुम रोको। तो ये स्टील तो अपन लगा सकते हैं। मान लीजिए 100 रोकता, मान लीजिए 100 रोकता, तो बाकी स्टील को बोलते तुमको 100 रोकना है। तो इसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। बीम के कंक्रीट की कैपेसिटी क्या है? लिमिटेड है। बीम छोड़ो, कंक्रीट की कैपेसिटी क्या है? लिमिटेड है। वो तो लगा दिया जा चुका है, वो तो M20 M25 ले लिया गया है। अब सरिया रेनफोर्समेंट 2 3 4 5 लगा सकते हैं जरूरत के अकॉर्डिंग। ठीक है, जरूरत के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो हमने इससे पूछा, यहां के कंक्रीट से पूछा कितना रेजिस्टेंस दोगे? आज बोल दिया कंक्रीट ने कि मैं कितना दूंगा, मैं 80 का रेजिस्टेंस तो दे ही दूंगा। हमने कहा काम बन गया। 120 प्लस 80 200, 200 का रेजिस्टेंस चाहिए था, 200 का रेजिस्टेंस चाहिए था। काम बन गया। काम क्या हो गया? बन गया। लेकिन 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 अब जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा था, आप में से एक कोई खड़ा हुआ और उसने कहा अरे सर 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 सुनो तो। क्या भाई? सर ये ना 200 ना होकर ये सर 300 है। तो यहां के कंक्रीट को बोलूंगा नहीं नहीं अब तुम 120 नहीं ज्यादा रोको। उन्होंने कहा अरे मैं तो रोक ही पाऊंगा 120। मैंने कहा अरे ये तो 120 ही रोक पाएगा। इससे बोला थोड़ा तुम देख लो स्लैब। स्लैब ने कहा सर मैं तो 80 रोक पाऊंगा। मैंने कहा तुम भी 80 और ये भी 120, तो क्या करें?
एक काम करते हैं, हम एडिशनल और करते हैं। क्या एडिशन करते हैं सर? एडिशन हम करते हैं वही जो डब्ली में किया था। अरे सर क्या किया था डब्ली में? अरे डब्ली में हमने क्या किया था? डब्ली में हमने यहां के कंक्रीट से जितना रेजिस्टेंस मिल सकता था वो लिया, उसके बाद स्टील पर छोड़ दिया। तो यहां दोनों के कंक्रीट से हमने इंडिविजुअल पूछा, तुम कितना रोकोगे? 120। तुम कितना रोकोगे? 80। अच्छा, मतलब दोनों मिलाकर 2 से रोकोगे ना? बोले हाँ सर, दोनों मिलाकर 2 से रोकोगे। चलो ठीक है, फिर टॉप में मैं स्टील बार लगा देता हूं। टॉप में मैं स्टील बार लगा देता हूं और बॉटम में भी मैं स्टील बार लगा देता हूं। कितने के लिए? तो टॉप के स्टील रोकेंगे कितना? टॉप में कौन रोकेंगे? स्टील। और बॉटम में भी कौन रोकेंगे? स्टील। और इन्हें कितना रोकना होगा? दोनों को 100 रोकना होगा। आई बात नहीं आई बात समझ में बताएंगे सभी लोग? सभी बताएंगे समझ आया नहीं आया? समझ आ गया? मतलब सर ये यहां 300 के रेजिस्टेंस में से बीम का कंक्रीट 120 का रेजिस्टेंस देगा, स्लैब का कंक्रीट 80 का रेजिस्टेंस देगा और बाकी बचा वाला पूरा रेनफोर्समेंट दे देगा। बॉटम में 120 का स्टील, 80 का स्टील और 100 का स्टील दे देगा। क्लियर है बात? क्लियर है या नहीं है? क्लियर बात? क्या मियां सरफराज क्या पूछ रहे हो? अरे हाँ ना, यहां पर कंटिन्यू में 4 क्या यहां भी स्टील आएगा ना? अब क्या यहां स्टील लिख दिया, बार नहीं दिखाया तो क्या बार नहीं आएगा क्या? जरूरी थोड़ी 2-4 बार हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना 2 बार, एक ही बार हो सकता है 80 के लिए, हो सकता जरूरी थोड़ी ना 100 के लिए 2 ही बार है, 5 बार हो सकते हैं। क्लियर है? कोई फुल फिगर एक साथ नहीं। अरे जितना बोल रहा हूं उतना तो समझो पहले। क्या कह रहा हूं मैं कि ये बीम है, ये बीम पहले। अब देखिए यार, देखो एक चीज थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैं यहां तक एकदम सब चीज समझाता हुआ पहुंच गया, और समझाता हुआ पहुंचा तो एकदम लास्ट में नहीं पूछा, पहले ये पूछा बना समझा, समझ आया कि नहीं? हाँ सर आया। फिर ये पूछा समझ आया कि नहीं आया? आ गया। फिर दोनों को पूछा, आपने कहा आ गया। तीनों को पूछा, आ गया। अपन सिर्फ एक ही वर्ड लिख रहे हैं, रिपीट कर दो, क्या दिक्कत है? अरे खुद समझो, कितना टाइम वेस्ट करते हो। मैं खुद इतना टाइम देकर डिस्कस कर रहा हूं, अपन लास्ट में एक ही वर्ड लिख देते, रिपीट। अरे किधर से बाबा, कहां से, किस क्षेत्र से, किस छोर से रिपीट करना है? यहां से रिपीट, यहां से सर यहां से कर दो। यहां से क्या समझ नहीं आया वो बताओ सर, फिर रहने दो, आप मत बताओ। अरे भाई ध्यान दिया करो क्लास में, मैं 4 बार पूछता हूं आप लोगों से, 10-15 लोग यस नो कर दें और बाकी वाले से कोई एक आपका रिपीट मार देता है लिखकर। मेरे को समझाने में कोई दिक्कत है नहीं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, जो समय है वो आपका कीमती है, मेरा तो और ज्यादा कीमती है, मैं देने को तैयार हूं, लेकिन आपका बहुत कीमती। अननेसेसरी यहां टाइम वेस्ट करने से कुछ मतलब नहीं मिलेगा। आगे भी आप लोग ऐसे ही करने वाले हो क्या? फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। हमें रेजिस्टेंस करना था 300 का मूवमेंट को। कितने का? 300 का मूवमेंट को। या मान लो हमें करना था रेजिस्टेंस 200 की मूवमेंट को। 200 की मूवमेंट को करना था रेजिस्टेंस, तो हमने कहा कि एक एक कर एनालिसिस, जैसा डब्ल्यू को समझा था वैसे इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे डब्ल्यू के बीम के कंक्रीट ने कर दिया था रेजिस्टेंस 120, वैसे यहां के बीम के कंक्रीट ने कर दिया रेजिस्टेंस 120। उसी के अकॉर्डिंग स्टील लगा दिया 120 की मूवमेंट के लिए स्टील लगा दिया। सेक्शन बैलेंस हो गया, सेक्शन हो गया बैलेंस, लेकिन हमारा रेजिस्टेंस हुआ नहीं बैलेंस, क्योंकि करना था 200 का रेजिस्टेंस, हुआ 120 का रेजिस्टेंस। हमने बाकी 80 के रेजिस्टेंस के लिए आगे गए और हमने पूछा, ये बगल में कंक्रीट लगा है, कंक्रीट से पूछा तुम दोगे रेजिस्टेंस? यहां हम स्टील लगाए, उन्होंने कहा नहीं सर मैं दूंगा ना, स्टील को लगा रहा हूं मैं दे दूंगा रेजिस्टेंस। कितना चाहिए? हमने कहा 80 का चाहिए। बोले हाँ सर 80 का दे दूंगा मैं। हमने इससे पूछा, इसने हमको ज्यादा से ज्यादा ही दे सकता है 80 किलोन्यूटन मीटर का रेजिस्टेंस, तो हमने 80 किलोन्यूटन मीटर का रेजिस्टेंस से ले लिया।
तो यहां स्टील लगाने की, कंप्रेशन जोन में स्टील लगाने की जरूरत नहीं पड़ी जो डब्ल्यू में पड़ती थी, और बॉटम में तो स्टील लगेगा ही क्योंकि टेंशन जोन है, टेंशन में कंक्रीट इज वीक और स्टील लगाना पड़ेगा। ये काम हो गया अपना। 120 और 80, 200, 200 का रेजिस्टेंस चाहिए था, 200 हो गया। लेकिन किसी ने बताया सर वो 200 नहीं था, किसी ने आपको बताया सर वो 200 नहीं था, वो कितना था, 300। यही जब ये 300 था तो इसकी तो कैपेसिटी पता चली गई है 120 है, इसकी भी कैपेसिटी पता चल गई है 80 है स्लैब की, तो दोनों मिलकर आपको 200 का रेजिस्टेंस दे सकते हैं कंप्रेशन में। लेकिन हमें कंप्रेशन में और कितना रेजिस्टेंस चाहिए सर, 100 किलोमीटर मीटर का और चाहिए। अब यदि 100 किलोमीटर मीटर का रेजिस्टेंस और चाहिए कंप्रेशन में, तो क्या करेंगे, कंक्रीट तो अब दे नहीं पा रहा, कंक्रीट नहीं दे पा रहा तो स्टील लगा दो, जैसे यहां किए थे वैसे यहां कर दिए। कंप्रेशन में क्या कर दिया हमने, स्टील लगा दिया। आ रही बात समझ में, आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? यदि 200 की बीम होती, 200 का मूवमेंट होता और 200 का मूवमेंट बैलेंस हो जाता, 200 का ही मूवमेंट होता तो ये बैलेंस हो जाता, और 200 का मूवमेंट होता ये बैलेंस हो जाता, तो यहां पर कंप्रेशन जोन में स्टील लगाया क्या सर, नहीं लगाया। कंप्रेशन जोन में स्टील नहीं लगाया तो ये सिंगली रेनफोर्स्ड फ्लैंज बीम होती। सिंगली रेनफोर्स मतलब स्टील बार सिर्फ टेंशन जोन में लगाया गया, सिंगली रेनफोर्स्ड फ्लैंज बीम कहलाती। कौन, जब यहां पर कंप्रेशन जोन में स्टील नहीं लगाते। तो अभी जो डायग्राम दिख रहा है आपको उसके अकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि नहीं इनसे काम नहीं चल पाएगा, ये बार भी लगाया जाएगा, तो ये जब बीम को मैं यहां पर देखूंगा तो ये बीम मुझे ऐसी दिखने को मिलेगी, ये जो बीम है मुझे ऐसी देखने को मिलेगी। और भी बार होंगे, मैं तो बस पोजीशन बता रहा हूं बार की। तो ये डबली रेनफोर्स्ड फ्लैंज बीम हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो मेरी बात को एक चीज समझने की कोशिश करें कि दिस इज अ डबली रेनफोर्स्ड फ्लैंज बीम। ये सिंगली रेनफोर्स्ड भी हो सकती है, तो फ्लैंज बीम सिंगली भी हो सकती है, डबली भी हो सकती है। आ रही बात समझ में? आपके कोर्स में या पूरे जहान में जितने आरसीसी के एग्जाम देते हैं बच्चे, चाहे वो एनआईटी में दे रहे हो, चाहे आईआईटी में दे रहे हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में ऑटोनॉमस में दे रहे हो, कहीं पर भी सिंगली रेनफोर्स्ड फ्लैंज बीम ही पूछा जाता है, डबली रेनफोर्स्ड फ्लैंज बीम नहीं पूछा जाता। वो क्यों नहीं पूछा जाता, उन्हें पता है एक बार बच्चा फ्लैंज बीम सीख जाए ना, सिंगली डबली का तो कंसेप्ट आता है उसको, क्यों पूछना उससे, जो नई चीज है वो पूछो। फ्लैंज बीम पूछते हैं, सिंगली डबली का कंसेप्ट नहीं पूछते, क्योंकि सिंगली जैसा वहां पर थी वैसे यहां पर है, डबली जैसा वहां थी वैसे यहां पर है। मतलब सर फ्लैंज बीम को मैं इतना समझू, यदि फ्लैंज बीम का जो सिंगली आप पार्ट कर रहे हो, मतलब आप सर जब इसको हटा रहे हो, मतलब सर जब आप इसको हटा रहे हो, तो क्या सर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इस बीम में रेनफोर्समेंट ने काम किया था वो इस बीम में बगल में लगा हुआ कंक्रीट कर रहा है, ये स्टील जो कर रहा था वही बगल में लगा हुआ कंक्रीट कर रहा है। क्लियर है बात? ओके तो फ्लैंज बीम सभी को मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सो दीज आर द डायग्राम्स जिसके अंदर मैंने आपको चीजें समझाने की कोशिश किया। हमने एक एक कर डायग्राम तक पहुंचा, ऐसा नहीं कि सीधा मैं उस पार्ट पे एनालिसिस पर पहुंच गया टी शेप पर डायरेक्टली, मैं सीधा धीरे धीरे आपको लेकर गया। और इसके पहले ही मैंने आपको बताया था कि फ्लैंज बीम पहले तो समझे क्या, हमने क्या पढ़ा, हमने रेक्टेंगुलर बीम। और फ्लैंज बीम होता क्या, फ्लैंज बीम तो ये होता है, हमारी रेक्टेंगुलर बीम स्ट्रक्चर में कहाँ होती है, वो कुछ इस तरह से लगी हुई रहती है। क्लियर है बात? इस तरह से लगी हुई रहती है। तो हमने फिर ये वाला पार्ट देखा, फिर इसमें ये बेंडिंग समझी। बेंडिंग समझने के बाद समझ में आया कि ये आपके पास पर टी शेप में स्लैब और बीम दोनों के दोनों कंप्रेशन और टेंशन में जाएंगे, है ना। तो जब कंप्रेशन टेंशन में जा रहे हैं तो हमने कंप्रेशन टेंशन वाला एक और मेंबर समझा था, वो था डबली। अब डबली से ही इसे कंपेयर किया, डबली समझ में आ गया तो ये आ जाएगा।
डबली समझ में नहीं आया तो पहले डबली समझो, और ये तो समझना ही है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इसके एनालिसिस की तरफ। क्या करते हैं, इसके एनालिसिस की तरफ पर बढ़ते हैं। एनालिसिस मतलब या तो हम इसके बेसिक अजम्पशन के बारे में बात करते हैं या इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं थोड़ा। तो अब आप लोग को डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आ गया है, तो मैं आपको पॉइंट वाइज अब इसको वो पॉइंट बताता हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन आरसीसी द बीम whose slab also offer resistance। देखिए कंप्रेशन नहीं बोल रहा, रेजिस्टेंस, क्योंकि कंप्रेशन का मतलब और टेंशन का मतलब कुछ और होता है, इसलिए ऑफर रेजिस्टेंस such beam can be analyzed as फ्लेंज्ड बीम। उसे क्या क्या कहा जाता है, फ्लेंज बीम कहा जाता है। तो ये रहा आपके पास पर फ्लेंज बीम। So this is your flange beam. Okay. Such type of beam may be monolithic beam or आइसोलेटेड। अब ये मोनोलिथिक और आइसोलेटेड क्या होता है इसको मैं डिस्कस करूंगा, तो अभी पूछना नहीं है कि क्या होता है। नेक्स्ट बात करता हूं, दी वेब पोर्शन of the beam will behave as rectangular beam। जो वेब पोर्शन रहता है वो आपका रेक्टेंगुलर बीम की तरह बिहेव करता है। इसका मैंने डायग्राम इधर बनाया भी था। कहाँ बनाया था भाई, इधर पर कहाँ पर दिखा था, इधर पर नहीं बनाया, इसी को करता हूँ कॉपी। तो ये रेक्टेंगुलर बीम का पोर्शन कौन सा है, स्लैब का पोर्शन कौन सा है, वो इसमें क्लियरली दिखने को मिल रहा है आपको।
in such beam the compression resistance is offered by both beam and स्लैब। बीम और स्लैब दोनों के दोनों रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, ठीक है। मोनोलिथिक बीम आर constructed in multi-story building while isolated constructed in ब्रिजेस में आइसोलेटेड कैसे बनता है, मोनोलिथिक मल्टी स्टोरी में कैसे बनता है। मोनोलिथिक जो अभी तक समझाया वो सब मोनोलिथिक है, अभी तक जितना समझाया वो सब मोनोलिथिक है ना। तो मल्टी स्टोरी होगा वो कहाँ दिखेगा वो बता दूंगा, ओके। तो आई थिंक कि ये पार्ट आपको समझ में आएगा। तो अब दिस इज योर स्लाइड 1, ये आपके पास पर क्या है, स्लाइड 1 है, क्लियर है। दिस स्लाइड 3 इज योर स्लाइड 1, ठीक है। इसको समझना है, मैं पूरा नोट्स पॉइंट अभी से बता रहा हूं कैसे लिखना है। उसके बाद आप लोग ये नीचे वाला तो समझने की बात थी, उसके बाद आप लोग ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट है ना, इतना पूरा, इसको बना लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। बनाना है तो इसे भी बना सकते हैं ये, पर ये मैंने उधर पर बता दिया है। आप चाहे ना तो इस दोनों को बना लेना, है ना। बनाना है तो कहाँ पर बना लेना, ये तो मैं बना दिया, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन वाले को आप यहाँ पर लगा लेना, ठीक है। चाहे तो मैं ही लगा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो रेक्टेंगुलर बीम फ्लैंज बीम में डिफरेंस समझ आएगा आपको, ये डायग्राम। इसके बाद स्लाइड सेकंड है सीधे, ठीक है। तो स्लाइड सेकंड में आपको बता दूंगा, उसको मैं एडजस्ट कर दूंगा इस हिसाब से कि आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना हो। नाउ हम बात करते हैं इन फ्लैंज बीम के अंदर पर, हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को, है ना, और उसके बेसिस पर क्या अजम्पशन माने गए हैं उनको बात करते हैं। तो नाउ वी आर कंसिडरिंग अबाउट पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। कौन सी पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, कौन सी मतलब, अरे दो होती है ना, एक्चुअल या क्रिटिकल या फिर लिमिटिंग। मैं किसके बारे में बात करूंगा बताइए मुझे, मैं एक्चुअल के बारे में बात करूंगा, आइसोलेटेड स्ट्रक्चर इसलिए बनाते हैं क्योंकि अभी मुझे नहीं बताना है। बताऊंगा ना बाबा, क्या बात कर रहे हो। चलिए मैं किसके बारे में बात करूंगा, एक्चुअल या लिमिटिंग या क्रिटिकल। लिमिटिंग क्रिटिकल एक ही चीज होती है तो अलग अलग ना लिखे। मैं किसके बारे में बात करूंगा, सोच के बताइए। सर लिमिटिंग के बारे में क्यों करोगे बात आप, क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकता लिमिटिंग के बारे में बात। अरे सर लिमिटिंग की वैल्यू फिक्स होती है ना, उसको क्यों बात करोगे, वो तो वैल्यू फिक्स है, वो कर दिया आपने कितना 0.48, 0.46 और 0.53D, वो तो फिक्स हो गई।
लगभग लगभग 50% ऑफ द डेप्थ वो तो रहेगा ही वहीं पर। जो वेरी करता है वो कौन है, जो कहीं पर भी हो सकता है वो कौन है, लिमिटिंग या एक्चुअल। सरफराज मियां समझ आ रही बात, कुणाल, विपिन समझ आ रही बात। सो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में सर, एक्चुअल के बारे में बात कर रहे हैं आप। सो ये है आपके पास का पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बनाने के लिए हमने देखा, दिस इज द फ्लेंज पार्ट, दिस इज द वेब पार्ट, देखते हैं न्यूट्रल एक्सिस। या तो न्यूट्रल एक्सिस यहां हो सकती है, या तो न्यूट्रल एक्सिस यहां हो सकती है, या तो न्यूट्रल एक्सिस यहां हो सकती है, और क्रिटिकल है क्रिटिकल है तो यहां हो सकती है। मीन्स दिस इज योर फर्स्ट केस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज योर सेकंड केस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। मैं इसे सेकंड का ए बोल रहा हूं, क्यों बोल रहे हो सर, बताता हूं। दिस इज बी केस। अच्छा सर ये सी केस है क्या, नहीं, ये है, ये क्या है यहां से, दिस इज एक्सयू लिमिट, ये तो एक्सयू लिमिट है, बाकी सभी है एक्सयू। न्यूट्रल एक्सिस कहीं भी हो सकती है सर, नीचे नहीं आ सकती क्या, अरे आ सकती है बाबा, क्यों नहीं आ सकती, बट सर नीचे आएगी तो क्या होगा, नीचे आएगी तो आपको पता है क्या होगा, नीचे आएगी तो आपको ही पता है क्या होगा, क्लियर है। चलिए इस बीम के अंदर बात करते हैं, कुछ कुछ नोटेशंस। इसे बोलते हैं वेब। सो दिस इज विड्थ ऑफ वेब, इसे बोलते हैं इफेक्टिव विड्थ। क्या होता है सर इफेक्टिव विड्थ, बताऊंगा अभी, रुकना। ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को बोला जाता है, क्या बोला जाएगा सर, इसे डेप्थ बोला जाएगा, किसका है, फ्लेंज का डेप्थ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में, तो केसेस कितने देखने को मिल रहे हैं सर, केसेस तो आपने 3 ही लिखे हैं, जिसमें आपने एक को ए और बी बोल दिया, क्यों बोला देखते हैं। केस 1 केस क्या है, when neutral axis is in flange। बीम तो फ्लेंज बीम है ना, तब हम फ्लेंज बीम के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या बात कर रहे हैं फ्लेंज बीम के बारे में, जब न्यूट्रल एक्सिस कहां पर होगी भाई, न्यूट्रल एक्सिस कहां पर होगी सर, न्यूट्रल एक्सिस जब किस में होगी, फ्लेंज में होगी। जब न्यूट्रल एक्सिस होगी फ्लेंज में, तब की बात कर रहा हूं, मतलब एक्सयू की वैल्यू या तो कम होगी या तो बराबर होगी डीएफ के। क्लियर है बात, सभी को क्लियर है बात। ओके चलिए ये हो सकता है, सेकंड का ए, क्या बोल रहा है सेकंड का है, ये बोल रहा है when neutral axis is just below flange
सही है गलत है बताइए? व्हेन न्यूट्रल एक्सिस इज जस्ट बिलो फ्लेंज, सही है गलत है? ठीक है सर, इसके लिए ऐसी कुछ कंडीशन नहीं लिखेंगे? अरे इसके लिए नहीं लिख रहा हूं, क्यों नहीं लिख रहा हूं उसको बाद में बताऊंगा। मतलब उसके जो कंडीशंस है ना, वो कंडीशंस को ही बाद में बताऊंगा, अभी लिखवा दूंगा पर आपको समझ ही नहीं आएगा सर ऐसा क्यों लिखा है। आप चाहो लिखना चाहो मैं लिख देता हूं, आपकी कॉपी में रहेगा, लेकिन उसको समझेंगे अपन आगे। और एक और है बी व्हेन न्यूट्रल एक्सिस इज इन वेब, और इस केस में हो जाएगा df लेस देन इक्वल टू 3/। सर ये 3/7 का क्या रिलेशन है? मैंने वही कहा आपको, ये मैं बताऊंगा, इसको अभी छोड़ना है। सर इनको a और b क्यों लिखा? अरे भाई ये a और b को देखो, वो एक्चुअल में केस तो वेब के ही है ना। देखिए दो ही पार्ट, एक है फ्लेंज एक है वेब, इसलिए फ्लेंज का केस एक, वेब का केस एक। लेकिन वेब में भी दो है, एक जस्ट बिलो फ्लेंज है, एक जस्ट नीचे आया है। इसको थोड़ा ऊपर करना चाहो ऊपर कर लो, यहां कर लो, जस्ट बिलो फ्लेंज आया और एक थोड़ा और ज्यादा बिलो फ्लेंज आया है। क्लियर है? तो ये आपके पास पर बिहेवियर देखने को मिल सकते हैं 3। सर आखिरकार मतलब ये दोनों वेब के केस है ना, एक ज्यादा एक कम है। हाँ ठीक है, ज्यादा कम मतलब सर ज्यादा कम से क्या मतलब निकलेगा यहां से, वही मतलब समझेंगे अपन। ठीक है, वही मतलब अपन समझेंगे। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ूं मैं। यहां तक समझ में आया पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का मतलब क्या हुआ सभी को? आगे समझ में? अब समझने वाली बात, ये तो कॉपी में भी लिखना है, अब जो कॉपी में नहीं लिखना है लेकिन समझ में आना चाहिए, उसको मैं इधर नीचे लिख रहा हूं। देखेंगे क्या लिख रहा हूं मैं। जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें कि ये फ्लेंज बीम है। हमने कहा स्लैब भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, बीम भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ठीक है, तो स्लैब भी कर रहा है, बीम भी कर रहा है। पहले कौन ऑफर करेगा? पहले इस जोन से कौन ऑफर करेगा? बीम करेगा या स्लैब करेगा बताइए? पहले कौन करेगा, बीम या स्लैब? कहां का कंक्रीट करेगा, बीम का या स्लैब का? अरे यार मियां सरफराज, तुम बात सुनते हो या मेरी बातें कट कट कर आ रही है तुम्हारे पास पर? क्या हो क्या रहा है? मैंने क्या कहा आप लोग को, सभी को यहां पर कहा या नहीं कहा मैंने अभी आप लोग को यहां कि ये जो मैंने लिखा है अभी ऊपर जो लिखा था, ये 3/7 कहां से आया मैं बताऊंगा। बोला नहीं बोला मैंने आपको? मैं लिख नहीं रहा था, मैंने कहा कि लिख देता हूं, चलो काम आ जाएगा, लिखना तो है ही आपको, मैं आगे समझाऊंगा। अरे जब मैं बता रहा हूं उसके बाद कहां से आया? अरे भाई सुना करो ना मैं क्या बोल रहा हूं, या लिपसिंग से समझने की कोशिश कर रहे हो मुझे? ऐसा कुछ है तो बताओ फिर। चलिए यहां पर बात करते हैं स्लैब और बीम का। तो हमको पता चल रहा है कि सर सबसे पहले रेक्टेंगुलर बीम का जो आपने बताया था सर, किसका? डब्ली का। डब्ली में भी तो रेक्टेंगुलर बीम का कंक्रीट करता था पहले, फिर स्टील लगाते थे। तो यहां भी पहले रेक्टेंगुलर बीम का कंक्रीट रेजिस्टेंस देगा, फिर बाद में अपन स्लैब के बारे में बात करेंगे। चलिए ना, लेकिन एक्चुअल में तो कंप्रेशन में पूरा ही जोन है, कंप्रेशन में पूरा ही जोन है, कंप्रेशन में पूरा ही जोन है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमने लगाया टोटल अप्लाइड मूवमेंट, और यहां बात करता हूं रेजिस्टेंस। कौन कौन करेंगे रेजिस्टेंस? बीम और स्लैब। अपन सिर्फ कौन से रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं? अपन रेजिस्टेंस कौन से बात कर रहे हैं? सिर्फ अपन कर रहे हैं कंप्रेशन रेजिस्टेंस, है ना। टेंशन में तो पता है स्टील ही देगा। ठीक है, चलो
ये समझ में आता अपने को। अब अप्लाइड कितना हुआ उसको मैं लिखता हूं। अप्लाई हुआ 40, एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल है। यदि मान लीजिए 40 की मूवमेंट अप्लाई हुई, ABCD लिखने में टाइम लग जाएगा, इसको हटाओ। 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 ऐसी मूवमेंट अप्लाई हो रही है। ठीक है, हमने बीम के कंक्रीट से पूछा कितना रेज कर लोगे, उसने कहा सर मैं कर लूंगा। इसकी कैपेसिटी पूछी, इसने कहा कैपेसिटी मेरी है 65। इससे पूछा कैपेसिटी कितनी है, उसने कहा 25। ठीक है, चलो मिलाकर कितना हो गया आपके पास पर 90। दैट मीन्स यहां पर कौन रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, बीम की कैपेसिटी कितनी है 65 की, स्लैब और लोड मूवमेंट कितना आ रहा है 40 का, रुकेगा कौन, बीम। स्लैब की जरूरत है नहीं है। क्लियर है बात, क्लियर है ये जो मैंने टिक किया है। ठीक है, 50 का कौन करेगा, बीम, स्लैब की जरूरत ही नहीं है। 60 का कौन करेगा, बीम, स्लैब की जरूरत ही नहीं है। 70 का कौन करेगा, बीम करेगा, स्लैब की जरूरत है नहीं है, स्लैब की जरूरत है नहीं है, सर है सर, जरूरत तो है, जरूरत तो है, बोथ करेंगे, बोथ करेंगे, ये तो करेगा, लेकिन मैं ये बोलूं कि ये कितना रेजिस्टेंस करेगा, पार्शियल। फुल रेजिस्टेंस की जरूरत है क्या, फुल रेजिस्टेंस की जरूरत है क्या, नो सर, फुल की नहीं है, पार्शियल की जरूरत है। 80 बीम फुल, बीम का तो कोई मतलब ही नहीं सर, फुल करे पार्शियल करे चलेगा। स्लैब पहली बार पढ़ रहे हैं, स्लैब यहां पर भी कितना कर रहा है, पार्शियल। स्लैब यहां पर भी कितना कर रहा है, पार्शियल। दो मैंने और जोड़ दिया, 85, 88, 85, 88 मैंने और जोड़ दिया। अब क्या होगा भाई, बीम पूरा, स्लैब पार्शियल। 88 बीम पूरा, स्लैब पार्शियल। यहां पर 90 बीम पूरा, स्लैब भी पूरा, फुल। क्लियर है, क्लियर है। इसके बाद 100 फुल फुल, लेकिन रिजल्ट इधर सब में यहां से सेफ है, फेल। इन सभी केस में सेफ था, इस केस में फेल हो गया। क्यों, क्योंकि कैपेसिटी 90 की है और आपने मूवमेंट कितना लगा दिया, मतलब यहां पर भी फुल फुल और ये फेल। क्लियर है बात सभी को, ये सभी को बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट यहां से, किसी को कोई डाउट यहां से नहीं है, ठीक है, इसका कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं रब कर रहा हूं। यहां से जो कंसेप्ट बना है वो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है सर, जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ता चला जाता है, मूवमेंट क्यों बढ़ रहा है, स्पान तो बीम का वही है, जो 6 मीटर की बीम है वो 6 ही है, मूवमेंट क्यों बढ़ रहा है, लोड बढ़ रहा है। मतलब सर जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है सर, वैसे वैसे स्लैब एक्शन में आ रहा है। आ रही बात समझ में, जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है वैसे वैसे स्लैब एक्शन में आ रहा है। ये बात समझ आई या नहीं आई, ये बात समझ आई या नहीं आई सभी को। आगे इस पूरे एग्जाम्पल से आपसे मुझे सिर्फ यही पॉइंट निकलवाना था कि भैया जैसे जैसे क्या होगा, लोड बढ़ता चला जाएगा तब ही स्लैब आएगी एक्शन में। स्लैब कहती भैया जरूरत है क्या, बीम ने कहा 1 मिनट चेक तो करने दो, कहीं मुझसे ही रेजिस्टेंस हो जाए तो स्लैब एक्शन में तभी आएगी जब लोड आपका रहेगा ज्यादा। मतलब इस पॉइंट को मैं लिख लेता हूं, लोड इंक्रीज करेगा
स्लैब विल बी इन एक्शन, स्लैब अपना काम करना स्टार्ट करेगी। स्लैब कम है तो बीम स्लैब वो सॉरी लोड कम है तो स्लैब कहेगा कि भैया मेरी तो जरूरत ही नहीं, तुम खुद ही कर लोगे रेजिस्टेंस। आ रही बात समझ में? नाउ अब हम समझते हैं एक फॉर्मूला, कौन सा? एक्सयू का। एक्सयू का फॉर्मूला थे ना, क्या सुना है भैया? कोई फॉर्मूला होता है क्या इसका? ऐसा कुछ ऐसे ही होता है ना? ऐसे ही होता है ना भाई? क्यों भैया? कुणाल, दीपा, यही होता है? सुमित, मनीष हैं? अरे सर उल्टा लिख दिए हो। अरे जो लिख रहा हूं सब सही थोड़ी ना लिख रहा हूं, अभी तक सब सही लिखा हूं। जहां गलत लिखा हूं पूछ रहा हूं आपसे, सही लिखा है क्या? नहीं सर उल्टा लिख दियो। तुम भी तो नहीं लिखते हुए घर में, खुद भी लिख रहे हो क्या? अरे भैया हमारे कुणाल बाबू खुद तो नहीं लिख रहे हो ऐसा, ऐसा नहीं करना। अपनी पूरी आरसीसी की क्लास का ना पूरा जितना अपन अभी टाइम दे रहे हो सब खत्म हो जाएगा, है ना? नहीं करना ऐसा। तो 0.87 FI AST अपॉन 0.36 SCK B इज इक्वल टू XU। क्लियर है? अरे भूलते हो ना विपिन, भूलते हो ना तो ऐसा लिख लो, कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन। कंप्रेशन टेंशन फोर्स तो याद है, उसको लिखकर इक्वेट कर लेना, भूलोगे नहीं यार। चलो अब बात करते हैं, यदि मैंने क्या किया सर आपने? यदि मैंने ग्रेड ऑफ मटेरियल कांस्टेंट कर दिया, मतलब ये चेंज नहीं होगा और ये भी चेंज नहीं होगा। ग्रेड ऑफ मटेरियल को कर दिया कांस्टेंट तो ये चेंज नहीं होगा। मैंने सेक्शन को भी कर दिया कांस्टेंट कि भैया सेक्शन यही रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मतलब यही सेक्शन, यही बीम है, इस बीम में जो साइज है वो यही रहेगा और जो इसमें ग्रेड ऑफ मटेरियल डाल रहे हैं स्टील और कंक्रीट का वो सेम रहेगा, मतलब ये भी चेंज नहीं होगा। यदि मैंने ऐसा किया तो अब क्या है? एएसटी और एक्सयू दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बताएंगे सभी लोग। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बताएंगे। सर डायरेक्टली दिख रहे हैं, ठीक है डायरेक्टली दिख रहे हैं। अब मुझे बताइए, है ना? ठीक है, अब मुझे बताइए लोड बढ़ेगा तो मूवमेंट बढ़ेगी या कम होगी? लोड बढ़ेगा तो मूवमेंट बढ़ेगी या कम होगी? सर बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है सर। ठीक है, मूवमेंट बढ़ेगी तो रेजिस्टिंग एरिया ऑफ स्टील बढ़ेगा या कम होगा? जो एरिया ऑफ स्टील की रिक्वायरमेंट होगी ज्यादा मूवमेंट के लिए कम होगी या ज्यादा मूवमेंट के लिए ज्यादा होगी? डायरेक्टली इनवर्सली? तो सर मूवमेंट यहां से डायरेक्टली और लोड यहां से डायरेक्टली। क्या करेक्ट है ये? क्या करेक्ट है ये? सर आप ये डिस्कस क्यों कर रहे हो? अरे बाबू ये किया ना अपन ने लोड, और यहां पर भी क्या है? लोड को लेकर आ गया मैं। मतलब मैं कह सकता हूं कि लोड बढ़ेगा तो एक्सयू भी बढ़ेगा। क्लियर है बात? यस और नो? हाँ जी, यस और नो बताएंगे। सर एक्सयू का तो रिलेशन लोड से है नहीं, उसका तो एरिया ऑफ स्टील से है ना। हाँ ना, एरिया ऑफ स्टील से है। लोड ज्यादा लगाओगे तो बीम में बेंडिंग ज्यादा होगी, बेंडिंग को रोकने के लिए टेंशन फोर्स ज्यादा चाहिए, टेंशन फोर्स ज्यादा के लिए यदि ग्रेड कांस्टेंट हो जाती है तो एरिया ऑफ स्टील ज्यादा लगाएंगे, और एरिया ऑफ स्टील ज्यादा लग गया वो किसकी वजह से? ज्यादा लोड की वजह से। तो अभी हम इस पॉइंट पर पहुंचे हैं, इस पॉइंट पर तो अब ये ऊपर वाले को हटा रहा हूं मैं। मतलब सर कि लोड ज्यादा है तो स्लैब काम में आता है, और लोड ज्यादा है तो एक्सयू आता है। मतलब की बात है कि जब स्लैब एक्शन में आता है, जब स्लैब किस में आता है? सर स्लैब जब एक्शन में आता है तब एक्सयू की वैल्यू क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। आई है नहीं आई बात समझ में?
आई या नहीं आई बात समझ में? सरफराज मियाँ, कुणाल, दीपा, विपिन, देवकरण, संदीप, ऋषिकेश, जितेंद्र, सुनील, सुमित, अंकित, विनीत, वैभव, मनीष बाबू, आ रहा है समझ में? हाँ सर आया। अब यही कंसेप्ट लेकर आगे बढ़ना है। क्या कंसेप्ट है? क्या कंसेप्ट है? मैं आपको जो कंसेप्ट बता रहा हूं ये कंसेप्ट लेकर आगे बढ़ना है। और वो कंसेप्ट ये है कि सर जैसे जैसे यदि न्यूट्रल एक्सिस नीचे आ रही है ना, तो हम ये बोलेंगे कि ये जो स्लैब है ना सर, ये एक्शन में आ रहा है, ये रेजिस्टेंस अब ऑफर करेगा। यदि न्यूट्रल एक्सिस कम रही ना सर, तो स्लैब काम नहीं करेगा, बीम से ही काम चल जाएगा। लेकिन यदि न्यूट्रल एक्सिस नीचे आ रही है ना सर, तभी स्लैब काम में करेगा। कैसे भाई, कैसे पता चला तुम्हें? अरे सर जब लोड बढ़ेगा तभी तो न्यूट्रल एक्सिस नीचे आएगी ना, लोड बढ़ेगा तो न्यूट्रल एक्सिस बढ़ेगी। हाँ ये बात तो सही है तुम्हारी। और सर जब लोड बढ़ता है तभी स्लैब एक्शन में आता है, ये भी बात सही है। हाँ ये भी बात समझ में आ रही है आपकी। तो सर कहने का मतलब है कि जब आपके पास पर न्यूट्रल एक्सिस बढ़ रही है, दैट मीन स्लैब का काम आ रहा है, एक्चुअल में लोड बढ़ रहा है, जो दिख नहीं रहा है लेकिन लोड बढ़ रहा है। समझ आ रहा है कंसेप्ट क्या है बैकग्राउंड का? तो इसी के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं, इसी के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, तो ये तो था अपना जो समझने वाला पार्ट था। अब आते हैं अपन पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पर। अब मुझे बताइए केस 1, केस 2 का ए और केस 2 के बी के बारे में आप लोग क्या प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं? आप लोग क्या प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं? केस 1 का ए, 1, 2 का ए और 2 का बी बताएंगे। बताते जाइए, बताते जाइए। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि केस 1 में when न्यूट्रल एक्सिस इज इन फ्लैंज, बहुत कम है न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ, तो स्लैब की जरूरत नहीं है, स्लैब एक्शन में नहीं रहेगा। बिल्कुल सही सुरभि सिंह, बिल्कुल सही। स्लैब एक्शन में नहीं रहेगा कब? जब न्यूट्रल एक्सिस कहां रहेगी? फ्लैंज में रहेगी। ठीक है, ठीक है अंकित, दिनेश, वैभव, विपिन, मनीष। चलिए अब केस सेकंड के ए के बारे में बात करते हैं। सेकंड के ए के बारे में बात करते हैं। याद है वो जो मैंने आपको डेटा लिखाया था, जो वो जो वैल्यू दी थी ना 40, 50, 60, 70, 80, 90, तो वहां पर एक वो भी स्टेज थी जब स्लैब फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहा था, पार्शियल हो रहा था। याद है बात? अरे याद है कि नहीं याद है? स्लैब पार्शियल इस्तेमाल हो रहा था। हाँ सर हो रहा था। सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, वीडियो की जरूरत ही नहीं, ऑडियो सुना अभी। यदि स्लैब पार्शियल इस्तेमाल हो रहा था तो कहने का मतलब यह है कि सर वो सेकंड का ए केस है, क्योंकि सेकंड के ए केस में न्यूट्रल एक्सिस थोड़ी सी बड़ी है, मतलब स्लैब जस्ट यूज होना स्टार्ट हुआ है। कितना हुआ नहीं पता, कितना हुआ है नहीं पता, जस्ट यूज होना स्टार्ट हुआ है, मतलब न्यूट्रल एक्सिस थोड़ी सी बड़ी है। दैट मीन सेकंड का ए पार्ट जो है उसका हो सकता है। क्लियर है बात? क्लियर है बात भाई? देवकरण, संदीप, विनीत, विपिन, वैभव। तो भैया ये जो बी केस है, दीपा, मिस्टर एवाई, अमू, ये बताएं कि जो बी केस है, सेकंड का बी केस है, क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये वो स्लैब का केस है जिसमें स्लैब फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है? बिल्कुल मनीष, बिल्कुल संदीप, बिल्कुल अंकित कुमार, सही बात है। सरफराज सही बात है। वैभव बिल्कुल सही।
ठीक है, तो ये केस न्यूट्रल एक्सिस के पढ़ने की जरूरत क्यों थी, समझ आया? न्यूट्रल एक्सिस के केस को पढ़ने की जरूरत क्यों थी, समझ आया नहीं आया बताएंगे? हां सर बहुत जरूरत है। अरे सर पता कैसे चलेगा कौन रेजिस्टेंस दे रहा है कौन नहीं दे रहा है? एनालिसिस करते टाइम ये तो पता रहना चाहिए ना कौन रेजिस्टेंस दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। सो यहां से देखा जाए यहां से देखा जाए जो मुझे समझ में आ रहा है वो क्या समझ में आ रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन को लेकर अब आपको पता है न्यूट्रल एक्सिस यहां है तो क्या हो रहा है, न्यूट्रल एक्सिस अलग जगह है तो क्या हो रहा है, न्यूट्रल एक्सिस और अलग जगह है तो क्या हो रहा है। अब यही चीज सर ये जो आपने इतना समझाया समझ तो आ गया, करना क्या है इसका? मैं यही पॉइंट जो मैं आपको समझ में आया ना कि इस केस में स्लैब का इस्तेमाल नहीं होगा, इस केस में स्लैब का पार्शियल होगा, इस केस में स्लैब का फुल होगा, ये मैं आपको लिखा देता कि ये अजम्पशन एक्चुअली इट इज द अजम्पशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एनालिसिस। खुद माना गया कि ऐसा ऐसा होता है। अरे हमने तो देखा ना बाबा ऐसा ही होगा, आ रही बात समझ में? हमने चीजों को समझा है, या तो मैं सीधा पॉइंट लिखा था ये होता है भैया तुम भी याद रखो मैं भी याद रखा हूं तुम भी याद रखो, तुम्हारा भी काम हो जाता मेरा भी हो जाता, समझ नहीं आता, इसीलिए इस पॉइंट को डिस्कस किया। कॉन्फिडेंस बढ़ता है सब्जेक्ट को लेकर, 5 मिनट ज्यादा देने पर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, 5 मिनट कम देने पर कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा। 2 क्वेश्चन गलत होने पर अपन डिसाइड कर लेते ये टॉपिक मुझे नहीं आता। जब कॉन्फिडेंस रहता है तो फिर ये रहता है क्यों नहीं आता, कर कर देखूंगा, पढ़ा तो सब कुछ है, इसके बाहर तो हो ही नहीं सकता, कैसे नहीं बनेगा? या तो क्वेश्चन गलत है, ये भी कॉन्फिडेंस आता है, इधर तो आएगा ही नहीं कॉन्फिडेंस यदि मैं सीधा सीधा पॉइंट लिखा दूंगा तो। क्लियर है? सो इसको डिस्कस करने का आपको बेनिफिट मिलेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बेसिस पर जो हमने कंसेप्ट जो समझा है ना वो क्या समझा है ना? तो पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बेसिस पर जो अजम्पशंस है एक्चुअली वो है अजम्पशंस ही। अजम्पशन की जगह मैं इसको बोलता हूं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन फॉर न्यूट्रल एक्सिस पोजीशन। किसके लिए कंसिडरेशन? कंसिडरेशन फॉर न्यूट्रल एक्सिस पोजीशन, न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन के लिए कंसिडरेशन। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन के लिए कंसिडरेशन। चलिए अपन लिखते हैं फर्स्ट, क्या माना गया है? when neutral axis is in flange, beam will only offer resistance। क्लियर है बात? जब न्यूट्रल एक्सिस कहां पर रहेगी? फ्लैंज में रहेगी, तो सिर्फ बीम ही ऑफर करेगा रेजिस्टेंस। व्हेन न्यूट्रल एक्सिस इज इन वेब एंड स्लैब is in compression, then it will offer resistance। क्या करेगा? स्लैब रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। A case, slab will offer partial resistance। B case, beam and slab both will
ऑफर फुल रेजिस्टेंस। क्लियर है बात सभी को? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? बताएंगे? समझ आ गया भाई ये वाला पॉइंट सभी को? चलिए अब मैं कुछ ऐसी चीज बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछी जाती है प्योरली। ये तो पूछी जा सकती है, जो पूछी जाएगी उसके बारे में बात करता हूं। सिंपली सपोर्टेड बीम को थोड़ा सा समझते हैं। फ्लेंज बीम ही सिंपली सपोर्टेड में। यह है सिंपली सपोर्टेड बीम। समझ आ रहा है आपको सभी को? कॉलम के ऊपर बीम रखी हुई है, दिख रहा है सभी को? समझ आया? दिस इज सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, अभी इसी को देखें हम, अभी इसी को देखें तो ये देखने को समझ आ रहा है कि ये आपके पास पर कैसा सपोर्ट है। तो यहां पर समझ में आ रहा है कि ये है आपके पास पर बीच वाला जो है ये है कंटिन्यूस सपोर्ट, या यू कैन से फिक्स है। ये सिंपली सपोर्टेड, ये कंटिन्यूस सपोर्ट है। क्लियर है बात?
क्लियर है? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। चलो अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखते हैं। इसलिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, मैं सीधा पॉइंट लिखूंगा, आप टेंशन मत लो, मैं सीधा पॉइंट लिखूंगा, याद रखने वाला। लिख क्यों रहा हूं वो बता रहा हूं। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा? दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सपोर्ट पर मूवमेंट 0, लगे तो नीचे बना देता हूं, ये ऐसा बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सपोर्ट पर मूवमेंट होगी 0। क्लियर है बात? सिंपली सपोर्टेड है। इसमें कैसा बनेगा सर? इसमें तो अलग बनेगा। कैसा बनेगा अलग? सर इसमें बनेगा, कैसा बनेगा भाई? सर बता रहे हैं ना, इसमें बनेगा सर ऐसा। सपोर्ट पे फिर 0, लेकिन वहां पर आएगी नेगेटिव मूवमेंट, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव मूवमेंट, दिस इज पॉजिटिव मूवमेंट, दिस इज नेगेटिव मूवमेंट, यहां पर पॉजिटिव मूवमेंट। क्लियर है बात सभी को यहां तक? क्लियर है? ठीक है। अरे स्लाइड क्या चेंज करो, इसको भी हटाऊंगा मैं, ये थोड़ी ना याद रखना। यहां पर देखिए अब हो क्या रहा है। जैसे ये बनाया अपन ने, तो हम बोलेंगे इस बीम के सेंटर पर या कॉर्नर पर, कहीं पर भी बात करें, कॉर्नर पर तो हो ही नहीं रहा बेंडिंग, तो सेंटर पर ही हो रहा है, तो सेंटर पर हम बात करेंगे। ये वाला पार्ट है किसमें? कंप्रेशन में। ये वाला पार्ट है किसमें? कंप्रेशन में। क्लियर है? यहां पर बात करते हैं, यहां टेंशन आया बॉटम में, यहां टेंशन कहां आ रहा है? कॉर्नर में। कॉर्नर में टेंशन टॉप में आ रहा है, बॉटम में आ रहा है? बताएंगे बीम के, जल्दी बताइए। सपोर्ट पर जो नीचे वाला डायग्राम है, उसके सपोर्ट पर जो टेंशन है वो टॉप में आ रहा है, बॉटम में आ रहा है? कहां आ रहा है? टॉप में आ रहा है, टॉप में आ रहा है। तो मींस इसी बीम का, मींस इसी बीम का डायग्राम बनाऊंगा मैं। कहां का? सेंटर का, यहां का, और इस पॉइंट का या इस पॉइंट का। इन दोनों पॉइंट का डायग्राम एक जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? उसके बाद पहले ये बनाता हूं। यहां पर तो बॉटम में टेंशन है, तो यहां पर डायग्राम बन रहा है ऐसा, यहां भी डायग्राम बन रहा है ऐसा, यहां भी डायग्राम बन रहा है ऐसा। ठीक है, बीम तो क्रॉस सेक्शन तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन न्यूट्रल एक्सिस भी ऐसी ही है। ये रही न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। लेकिन यहां पर ये पार्ट किस में है? कंप्रेशन में। यहां पर ये वाला पार्ट किस में है? कंप्रेशन में। यहां पर ये वाला पार्ट किस में है? कंप्रेशन में। क्लियर है बात? सो यहां पर टेंशन, कंप्रेशन, टेंशन, कंप्रेशन, टेंशन, कंप्रेशन। अरे समझ आया या नहीं आया? बताएंगे भाई बात। ये जो लिखा हूं, टॉप में टेंशन आ गया ना, टॉप में टेंशन आ गया और बॉटम में कंप्रेशन आ गया। क्लियर है? सेक्शन तो वैसे ही रहेगा। अरे सेक्शन तो वैसे ही रहेगा, सेक्शन थोड़ी ना पलट जाएगा कि ये वाली बीम ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है, वहां जाकर ऐसी होगी। वैसे तो होगी नहीं, होने वाली है। चलो, तो ये समझ में आया। तो सर यहां से कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है? यहां से पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, कंसिडरेशन ही, ये तो कंसेप्ट ही है कि ऐसा ही होता है। ये कहने का मतलब है सिंपली सपोर्टेड बीम में स्लैब और बीम, ये इसमें क्या क्या है? इसमें क्या क्या है? इसमें स्लैब भी है एंड बीम, दोनों किस में है? कंप्रेशन में है। लेकिन जो कंटिन्यूअस सपोर्ट या बीम रहती है, उसमें स्लैब और बीम की जगह हम बात करेंगे ओनली बीम विल बी इन कंप्रेशन। ओनली बीम विल बी इन कंप्रेशन। बीम का ही पार्ट है ना, स्लैब का पार्ट तो टेंशन में चला गया। तो इससे अच्छा ये बोलो कि यहां कंप्रेशन में स्लैब और बीम है और यहां कंप्रेशन में सिर्फ बीम है। क्लियर है बात? है ना? क्लियर है? तो यहां पर ही पॉइंट लिख रहा हूं मैं, क्या कर कर? नोट। in simply supported beam
both slab and beam will be in compression but in continuous support only beam will be in क्लियर है। ये इतना सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इतना सा पॉइंट लिख दूं और ये नहीं बताऊं तो आपको वो रटना पड़ जाएगा, है ना। अभी तो आपका होगा अरे सर ये तो सोम में ही पढ़ा था सर, क्या बात कर दिया आपने, ये पहले बोल देते हमको कि इतना, तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं, ये तो पता है सर हमको। क्लियर है यहां तक सभी को ये क्लियर है। आगे बढ़े ठीक है। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो भाई, अभी तक का। रुक जाओ, कहां से लेना है स्क्रीनशॉट बताता हूं। अरे अरेंज नहीं होगी क्या, ऐसा कैसे चलेगा बाबू। चलो सबसे पहले लो इसका इस स्लाइड का पिक्चर। यह है फर्स्ट स्लाइड आपकी। ठीक है, नेक्स्ट ये वाली स्लाइड बनानी है आपको। ठीक है, बता रहा हूं मनीष, अभी कौन सा बात बोल रहे हो आप, रुको। अभी ये बनाना है तो ये बना सकते हैं आप, हालांकि मैंने ये डायग्राम पूरे उधर ले जा चुका हूं, बनाने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, ये फिर भी लेना है तो थर्ड स्लाइड हो गई। अब फोर्थ की तरफ पर बढ़ते हैं। दिस इज योर फोर्थ। ओके, एंड दिस इज योर फिफ्थ। क्या बोला था भाई किसी ने, टेंशन आएगा वहां लास्ट लाइन में। कहां आएगा भैया सुदीप महेश्वरी, कहां आएगा? यहां पर टेंशन आएगा क्या? यहां टेंशन आएगा कंप्रेशन आएगा? ओनली बीम विल बी इन कंप्रेशन, सिर्फ बीम ही तो है कंप्रेशन में। जनरली बीम और स्लैब दोनों रहते हैं। माइल्ड के रिस्पेक्ट में बाकी कंडीशन एडिशनल, कोई एडिशनल नहीं है भाई, और कोई माइल्ड ही नहीं पता, मैंने कहीं माइल्ड लिखा ही नहीं। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम बात करते हैं जो अब आपको याद रखना ही रखना है, कुछ हो जाए। इफेक्टिव width of flange। इफेक्टिव width of flange क्या होता है? इफेक्टिव width of flange उसको समझते हैं। ये बीच में रेक्टेंगुलर बीम है और उसके ऊपर है स्लैब।
इस पर लग रही है लोडिंग, इस तरह से लोडिंग लग रही है, ठीक है। सब नोटेशंस पॉइंट देता हूं मैं। इसे क्या बोला जाता है सर? इसे बोला जाता है डेप्थ ऑफ फ्लेंज। इसे क्या बोला जाता है सर? इसे बोलते हैं डेप्थ ऑफ वेब। इसे क्या बोलते हैं? इसे सर बोलते हैं विड्थ ऑफ वेब। इसे बोलेंगे इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, ठीक है। चलिए इसे क्या बोलेंगे? दिस इज लोडिंग विड्थ। जिस जोन पर लोड लग रहा है दैट इज लोडिंग विड्थ, ठीक है। कैपिटल बी से अपन डिनोट करते हैं, या ओवरऑल विड्थ या विड्थ ऑफ फ्लेंज, है ना, जो बोलना चाहें आप बोले। अब होगा क्या, थोड़ा सा इस चीज को समझने का कोशिश करेंगे। देखेंगे यही है, इससे मैंने नोटेशन हटा दिया। अब इस पर आप लोडिंग लगाएंगे ना, तो फ्यूचर में कैसा होता हुआ देखने को मिल सकता है। फ्यूचर में यही पार्ट आपको थोड़ा ऐसा जाता हुआ देखने को मिल सकता है। समझ आया क्या हुआ? नहीं आया समझ में? कलर दूसरा चेंज करता हूं। क्या कर गया भैया? क्या कर गया है? आपके जितना आपके बीम से दूर जा रहा है, सपोर्ट से दूर जा रहा है, चांसेस ऑफ डिफ्लेक्शन क्या हो जाएंगे? चांसेस ऑफ डिफ्लेक्शन क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोड तो यूडीएल है, हर जगह पर आपके पास सेम इंटेंसिटी का है। लेकिन यहां पर भी अपन बात करते हैं सपोर्ट के पास पर, सपोर्ट से दूर पर, तो वहां डिफ्लेक्शन होता है। लोड को थोड़ा और बढ़ाओ, लोड को थोड़ा और बढ़ाओ, क्या होगा सरफराज? क्या होगा सर? लोड को और बढ़ा रहे हो क्या? हाँ भाई और बढ़ा रहा हूं, तो सर ये ऐसा हो जाएगा। क्या हो रहा है भाई सरफराज? ये सर यहां से ये आपका और ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है, ज्यादा पोर्शन डिफ्लेक्ट कर रहा है। और लोड लगाओ सरफराज। ठीक है सर लगाते हैं, लगा दिया। क्या हो गया सरफराज यहां पर? सर ये और पहले से डिफ्लेक्ट करेगा। आ रही बात समझ में? तो जितना हैवी लोड लगेगा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होता चला जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है देवकरण? ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस का स्ट्रक्चर बच जाता है, मतलब इतना लोड पर जो डिफ्लेक्ट हो गया, उस पार्ट ने तो रेजिस्टेंस ऑफर किया ही नहीं, तो सर फिर किया किसने? जिसने रेजिस्टेंस ऑफर किया वो ये जोन है, जिसने रेजिस्टेंस ऑफर किया वो ये जोन है। क्लियर है? ये जोन है। सो ये जो जोन है, इस जोन ने रेजिस्टेंस ऑफर किया इफेक्टिवली, इसलिए हम इसे बोलते हैं इफेक्टिव स्पान। क्या बोलते हैं इसे? इफेक्टिव स्पान। क्लियर है बात? क्या बोलते हैं इसे? इफेक्टिव स्पान। मीन्स यहां पर नोटेशंस के मतलब क्या क्या हुए वो मैं लिख देता हूं। यहां पर बी हो गया ओवरऑल विड्थ ऑफ फ्लेंज या विड्थ ऑफ फ्लेंज बोले, बी इफेक्टिव हो गया
इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, बाकी क्या नहीं पता आपको, BW विड्थ ऑफ वेब, DF डेप्थ ऑफ फ्लैंज। क्लियर है? तो बी इफेक्टिव हमें पता तो चल गया क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके कुछ फॉर्मूलेस होते हैं। क्लियर है? स्लैब का कितना पोर्शन आप कंसिडर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला है बी इफेक्टिव का। किसने दिया है? IAS 456-2000 में। मैंने जो अभी आपके साथ टर्म डिस्कस नहीं किया है वो आइसोलेटेड क्या होता है वो डिस्कस नहीं किया है। वो जो मैंने DF लिखा था, DF इज ग्रेटर देन 3/7XU या लेस देन 3/7XU, वो भी डिस्कस नहीं किया अभी। आइसोलेटेड के बारे में डिस्कस नहीं किया और ये फॉर्मूले डिस्कस नहीं किया, ये अपन करने वाले हैं कल। तो आई होप कि आज का सेशन आप लोग को समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल अपन इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पूरे स्क्रीनशॉट अपन ले चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट बस आपको लेना है। ठीक है, चलो भाई, आज का सेशन सभी को समझ आया होगा। अपने फ्रेंड्स लोग को बोले जो लोग लाइव नहीं आ रहे हैं, लाइव आने से क्या बेनिफिट है आप लोग को शायद समझ में आएगा। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो नहीं पूछ सकते। आपका क्वेश्चन उनका क्वेश्चन बनेगा जरूरी नहीं है, हो सकता है उनके डाउट कुछ आए ना, हो सकता है उनको इतना डाउट हो जाए कि कोई लिमिट नहीं, वो आज क्लास में पूछ सकते हैं लेकिन वैसे नहीं पूछ सकते। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल सेम टाइम पर। ओके, बाय बाय।